बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मैरीन इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैरीन इकोसिस्टम एक इक्वेटिक इकोसिस्टम की टाइप है। इक्वेटिक इकोसिस्टम की टू टाइप्स हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैराइन वाटर इकोसिस्टम। मैराइन वाटर ओशन या फिर ऐसे पानी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जो कि साल्टी हो, जिसमें साल्ट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो और वो ड्रिंकेबल ना हो, इस्तेमाल के लायक ना हो जो पानी, उसके लिए मैराइन का वर्ड यूज़ किया जाता है। खारे पानी के लिए अगर वाटर की अमाउंट की बात करें तो कितना मैराइन वाटर है और कितना फ्रेश वाटर, तो 71% टोटल जो वाटर है अर्थ की सरफेस पे, मतलब कि 29% अर्थ सरफेस पर सॉइल है, लैंड है, और बाकी 71% वाटर है। इस वाटर में से भी 99% वाटर मैराइन वाटर है, बाकी 1% लेस देन 1% फ्रेश वाटर है। ज़मीन के ऊपर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो इसको अक्सर वाटर प्लैनेट का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि बाकी किसी भी प्लैनेट पर वाटर इतनी अमाउंट में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे वाटर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए मौजूद है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इकोसिस्टम में, इक्वेटिक इकोसिस्टम में कैसे जानदार मौजूद होंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे, वो डिपेंड करता है वाटर के साल्ट लेवल पर। जितनी अमाउंट में साल्ट होंगे उसी तरह के जानदार वहाँ पे मौजूद होंगे, यानी साल्ट टॉलरेंट मौजूद होंगे अगर साल्ट ज़्यादा होंगे पानी में। तो किसी भी कंट्री के पास या किसी भी एरिया के करीब अगर कोई ओशन मौजूद है, कोई समंदर मौजूद है, तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि उससे क्या रिसोर्सेज मिलते हैं, मुआशी तौर पे क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले एक तो फूड भी प्रोवाइड करता है मरीन इकोसिस्टम, यानी कि फ़िश वगैरह खाने के लिए जानवर मौजूद होंगे उसमें। इसके अलावा इन्हीं जानदारों से फार्मास्यूटिकल्स बनाए जाएंगे, अद्वियात बनाई जाएंगी। हार्बर प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स प्रोवाइड करता है, बंदरगाह वगैरह जो होती हैं ट्रेड के लिए। अगर एक मुल्क के पास कोई उसकी बॉर्डर के साथ कोई ओशन मौजूद है तो उसको ट्रेड के लिए पूरी दुनिया में वो ट्रेड कर सकता है पानी के रास्ते, यानी ओशंस के रास्ते से। तो वहाँ पे हार्बर वगैरह बनाए जा सकते हैं। रिक्रिएशन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। साहिली इलाके जो होते हैं उनको तफरीही मकामात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट, जैसे फ़िशिंग वगैरह भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसके अलावा पानी के अंदर ऑफ शोर ऑयल भी मिलता है। पानी की गहराई में, समंदर की गहराई में अगर तेल के ज़खायर मिलते हैं या गैस के ज़खायर मिलते हैं तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। मिनरल भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर में मौजूद होंगे। बिल्डिंग मटेरियल मिल सकता है, डेकोरेटिव मटेरियल वगैरह मिल सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट को भी मॉडरेट रखता है, यानी कि जहाँ पे जिस एरिया के आसपास कोई समंदर होगा वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम चेंज होगा, टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाटर की एक हीट कैपेसिटी होती है, वाटर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है वाटर, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करने में रोल प्ले करता है।
वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डाइल्यूशन के लिए, जो कि नेगेटिव बात है। वेस्ट को भी, एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है उसको भी समंदर वगैरह में फेंक दिया जाता है। रिड्यूस स्ट्रॉम इम्पैक्ट, क्योंकि समंदर के साहिल से थोड़ी दूरी तक कभी कभार जंगलात वगैरह लगे हुए होते हैं, मैंग्रोव वगैरह लगे होंगे। जब तूफ़ान आएगा तो ये तूफ़ान को रोकेंगे, उनके अफेक्ट को, इम्पैक्ट को कम करेंगे। नर्सरी या हैबिटेट के तौर पे भी काम लिया जा सकता है। नर्सरी नेचुरल नर्सरी होती है यहाँ पे, क्योंकि जानदार, जितने भी जानदार होंगे उनके जो ऑफस्प्रिंग वगैरह होंगे वो ज़्यादातर साहिल के करीब होंगे और नर्सरी में पलेंगे। जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि पानी के अंदर रहने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं। बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए हर तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार होंगे, एक्वेटिक में मुख्तलिफ़ तरह के जानदार होंगे, तो ये बायोडाइवर्सिटी को भी इन्हांस करेगा। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स से रिलेटेड या फिर ओशन की सरफेस से रिलेटेड, मतलब कितने साल में, कितने अरसे बाद ओशन ज़्यादा ऊंचाई पर आएगा, पानी की हाइट बढ़ेगी या कम होगी, इससे मुतालिक बातें भी मिलती हैं। क्योंकि इंसान टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहता है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहने की वजह से इंसान एक्वेटिक इकोसिस्टम का इतना ख्याल नहीं रखता, जैसे कि वेस्ट ट्रीटमेंट वगैरह, वेस्ट को फेंक देना पानी में, तो जिसकी वजह से इंसान एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टॉर्ट कर रहा है, ख़राब कर रहा है। मैरीन इकोसिस्टम की कुछ कैटेगरीज़ हैं, सब क्लासेस हैं। कोस्टल इकोसिस्टम, कोस्ट कहते हैं साहिली इलाके को, जो समंदर के करीब करीब वाला एरिया होगा। उसके अंदर इकोसिस्टम की डिफरेंट टाइप्स हैं, एस्ट्यूरीज, साल्ट मार्शेस, मैंग्रोव, स्वैम्प, रॉकी एंड सैंडी शोर्स। तो कोर्स में सिर्फ एस्ट्यूरीज के बारे में है, तो इसी की डिटेल पढ़ेंगे। एस्ट्यूरीज ऐसी जगह को कहा जाता है, एस्ट्यूरी, जहाँ पे समुद्री पानी और दरियाई पानी आपस में मिल रहे हों, दोनों के पॉइंट को, ऐसे पॉइंट को जहाँ पे समुद्री पानी और दरियाई पानी मिल रहे हों, वो जगह एस्ट्यूरीज। साल्ट मार्शेस दलदली इलाकों को कहते हैं। स्वैम्प भी दलदली इलाकों को ही कहते हैं, लेकिन मार्शेस में ग्रासेस वगैरह ज़्यादा होंगी। मैंग्रोव, जहाँ पे ट्रीज़ वगैरह होंगे समंदर के किनारे पे, वो मैंग्रोव एरिया कहलाएगा। स्वैम्प दलदल वाला एरिया होगा, बेशक उसमें दरख्त हों बड़े या घास वगैरह भी साथ शामिल हो। रॉकी एंड सैंडी शोर्स, शोर भी साहिल के उस एरिया को कहते हैं जहाँ तक समंदर की लहरें आती जाती हों। अब इसके अंदर दो तरह के शोर्स हैं, रॉकी शोर में पत्थर वगैरह मौजूद होंगे, सैंडी शोर में रेत मौजूद है। तो शोर जो है वो कोस्ट का, साहिल का वो हिस्सा है जहाँ पे समंदर की लहरें आती और जाती हो। नेक्स्ट है कोरल रीव्स। कोरल रीव अंडर वाटर, क्योंकि पानी के नीचे कुछ जानदार रहते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को सेक्रीट करते हैं। जब उनकी डेथ होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और स्ट्रक्चर्स बड़े बनते जाते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार रहने लगते हैं, पूरा एक रीफ का स्ट्रक्चर इख्तियार करते हैं ये। इसके अलावा है ओशंस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं, एरिया बहुत वाइड है ओशंस का, तो इनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। कोर्स में मैरीन इकोसिस्टम की एक टाइप है जो कि एस्ट्यूरी।
Estuary, an area in which fresh water from a river mixes with salt water from the ocean. A transition area from the land to ocean. एस्ट्यूरी ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पे फ्रेश वाटर यानी रिवर का जो वाटर होगा और साल्ट वाटर ओशन का जो वाटर है वो मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों का दरमियानी एरिया जो है मट्टी का, ज़मीन का और समंदर का। इसके दूसरे नाम बे, साउंड, लेगोन, हार्बर, बेयो, ये एक एग्जांपल दी गई है। जैसे कि ये रिवर है, कर्सर के नीचे नज़र आ रहा होगा, ये रिवर फ्रेश वाटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फ्रेश वाटर जब मूव करता जाएगा तो इस डायरेक्शन में ये वाला एरिया जो जहाँ पे साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, इधर से फ्रेश वाटर जा रहा है और यहाँ पे साल्टी वाटर है यानी ओशन है, इन दोनों का पानी जहाँ पे मिक्स हो रहा है ये एस्ट्यूरी, इसको एस्ट्यूरी कहा जाता है। एस्ट्यूरी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। वाटर इज ब्रैकिश, ब्रैकिश कहते हैं थोड़ा सा साल्टी वाटर हो जो पीने में इस्तेमाल ना हो सके, ना तो मुकम्मल सलाइन हो यानी साल्टी हो और ना ही बिल्कुल फ्रेश वाटर हो, दोनों के इंटरमीडिएट वाटर। ग्रेडियंट, नेचुरली ग्रेडियंट क्रिएट होता है। पानी जिस जगह से आ रहा होगा, जिस एरिया से, वहाँ पे पानी जो होगा वो फ्रेश होगा यानी अनसाल्टी वाटर होगा, और जहाँ पे पानी मिक्स हो रहा होगा वहाँ पे साल्टी ज़्यादा होगा। तो जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये रिवर इस साइड पे फ्लो कर रहा है। रिवर फ्लो करने के बाद एम्प्टी होता है ओशन में, तो ओशन का ये ब्लू कलर का एरिया दिखाया गया है। तो इस एरिया से पहले ये वाला एरिया और ये एरिया, ये सारा एरिया जो है एस्ट्यूरी है, जहाँ पे अचानक से समंदर का पानी आकर फैल जाता हो, ज़्यादा एरिया मिलता हो उसको ताकि प्रेशर कम हो जाए। अब इस जगह पे जो PPT है ये पार्ट्स पर थाउजेंड को डोनेट है, पार्ट्स पर थाउजेंड को डिनोट कर रहा है। जहाँ पे रिवर के पास वाला एरिया है, जो रिवर के पास एरिया मौजूद है, ये एरिया, इसमें 0.025 PPT साल्ट होंगे और सेंटर वाले एरिया में 5 to 25 PPT। ओशन के करीब वाला जो एरिया होगा इस एरिया में 25 PPT से ज़्यादा होगा साल्ट। जब ओशन में मौजूद जो जानदार जिन्हें अपनी नस्ल को फैलाना है, उनके जो यंग वन होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, वो इस जगह पे आएंगे ताकि बड़े जानवरों से बच सकें। ज़्यादा बड़ी मछलियाँ वगैरह जानवर एस्ट्यूरी में नहीं आएंगी, वो इसी एरिया में रहेंगे। तो नर्सरी इनके जो ऑफस्प्रिंग हैं उनको पालने में मदद करती है, लोकेशन प्रोवाइड करती है। और फिशरीज़, इस एरिया में फिशिंग भी की जाती है, मछलियाँ वगैरह और श्रिम्प वगैरह ये सारे यहाँ पे इकट्ठे किए जा सकते हैं। रिक्रिएशनल पार्क वगैरह बनाया जा सकता है, तफरीही मकाम बनाया जा सकता है ऐसी जगह पर, क्योंकि वाटर की स्पीड कम होगी। वाटर प्यूरिफिकेशन भी करता है, क्योंकि इस जगह में कुछ पौधे वगैरह भी हो सकते हैं आसपास। स्पीड कम होने की वजह से पानी साफ़ हो जाएगा, जो भी उसके अंदर इंसॉल्युबल मटेरियल्स होंगे वो सेटल हो जाएंगे और समंदर में आगे नहीं जाएंगे।
फ्लड कंट्रोल अपस्ट्रीम, वापिस जैसे समंदर से दरिया की तरफ अगर प्रेशर बढ़ता है, पानी का, समंदर का लेवल बढ़ता है तो फ्लड ऊपर नहीं आएगा, पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो सकेगा। बफर हरिकेन्स, एब्जॉर्ब स्टॉर्म सर्ज, समुद्री तूफान को हरिकेन कहा जाता है, तो इसकी वजह से एक एग्जांपल दी है समुद्री तूफान की, जो कि 1839 में एक मैप दिखाया गया है और फिर 1993 में एक मैप दिखाया गया है। समुद्री तूफान की वजह से काफ़ी ज़्यादा एरिया यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ पे जितनी भी वेजिटेशन थी पहले, वो वेजिटेशन ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एस्ट्यूरी थी इसके पास वो ख़त्म हो गई। इस एरिया में एस्ट्यूरीज जो मौजूद थी वो ख़त्म होने की वजह से ये सारा एरिया डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। टाइप्स हैं कुछ प्लांट्स की, क्योंकि एस्ट्यूरी के अंदर साल्टी वाटर है, तो यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो साल्ट टॉलरेंट होने चाहिए। उनके अंदर कोई ऐसा ऑस्मोटिक सिस्टम हो, ऑस्मो रेगुलेशन का ऐसा सिस्टम हो कि जो साल्ट को मेंटेन कर सकें बॉडी में और वाटर को भी मेंटेन कर सकें। कॉर्ड ग्रास, एल ग्रास और ग्रास वर्ट एग्जांपल्स हैं इसकी। एनिमल्स भी ऐसे होने चाहिए जो कि साल्ट को टॉलरेट कर सकते हों, जैसे कि हॉर्सशू क्रैब, मॉस्किटो, ऑयस्टर, लॉबस्टर, बास, एग्रेट, मैनाटी एंड टेरन। ये सारे एनिमल्स एस्ट्यूरीज के आसपास, एस्ट्यूरीज में ही पाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इस टॉपिक में हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की काइंड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्रेश वाटर को इकोसिस्टम को किन चीज़ों से ख़तरा है, थ्रेट है, ये बातें सारी डिस्कस करेंगे। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की टाइप है जिसके अंदर ड्रिंकेबल वाटर होगा, साल्टी कंटेंट नहीं होगा इसमें। इसके अंदर डिफरेंट टाइप हैं, डिपेंड करता है टेम्परेचर, लाइट पेनिट्रेशन और वेजिटेशन पर। रिसोर्सेज इसके जो यानी इसकी एग्जांपल्स हैं जो लेक, झील वगैरह, पॉन्ड्स, तालाब, दरिया, नदियाँ और पानी के मुख्तलिफ ज़खायर और वेटलैंड्स। वेटलैंड ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पे पानी ठहरा रहे, ज़मीन की सतह पर पानी ठहरा रहे, सॉइल जो फुली सैचुरेटेड हो, एंड ग्राउंड वाटर, ज़ेरे ज़मीन जो पानी मौजूद है वो भी फ्रेश वाटर में शामिल है, वो भी ड्रिंकेबल वाटर है। रिवर स्ट्रीम की प्रॉपर्टी है कि वो फ्लोइंग और फ्रेश वाटर होगा। सोर्स स्ट्रीम का या रिवर का वो होगा जहाँ से रिवर स्टार्ट हो रहा होगा, जैसे फ़र्ज़ करें ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो उससे रिवर या स्ट्रीम फ्लो कर रही है, तो ग्लेशियर उसका सोर्स होंगे। और माउथ वो पॉइंट होगा जहाँ पे एंड हो रहे होंगे, जैसे अभी बात की है कि एस्ट्यूरीज वाले पॉइंट पे जो रिवर्स हैं वो ओपन होते हैं। एस्ट्यूरी से पहले जो पॉइंट आएगा रिवर का वो उसका माउथ होगा, जहाँ पे वो रिवर एंड हो रहा है। लेक्स और झीलें और तालाब वगैरह भी फ्रेश वाटर की एग्जांपल हैं। वेटलैंड्स, ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं। 1% फ्रेश वाटर मौजूद है टोटल में से, और अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस पे 0.01% फ्रेश वाटर सरफेस को कवर कर रहा है। 1% इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंडरग्राउंड भी मौजूद है वाटर
वो भी फ्रेश में ही शामिल है, लेकिन सरफेस के ऊपर जो है वो 0.01% है, बाकी सारा साल्टी वाटर। रिवर एक दरिया जब किसी सोर्स से निकलता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, और जैसे जैसे दरिया आगे फ्लो करता जाता है तो उसका टेम्परेचर कम होता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, क्योंकि स्टार्ट से ग्लेशियर के पिघलने की वजह से रिवर बन रहा है, तो ग्लेशियर्स का टेम्परेचर बहुत कम है। उस टाइम पर तो रिवर का जैसे करीबी एरिया होगा उसमें तो रिवर का टेम्परेचर बहुत कम होगा, लेकिन आगे आगे जैसे आता जाएगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन कंटेंट भी कम होता जाएगा। ऑक्सीजन की सोलेबिलिटी जो है वाटर में टेम्परेचर के साथ साथ, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाएगी। दरिया जिस इलाके से गुजरेंगे, कई तरह के इलाके हो सकते हैं, नैरो भी हो सकते हैं और वाइड भी हो सकते हैं। नैरो एरियाज़ में स्पीड ज़्यादा होगी वाटर की, वाइड एरिया में स्पीड कम होगी। झील और तालाब के दरमियान डिफरेंस है। पॉन्ड्स टिपिकली स्मॉलर होते हैं। पॉन्ड्स का रेजरवायर है जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है जो कम होती है, और अक्सर हर सीज़न के बाद तकरीबन खुश्क हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं पॉन्ड्स। लेकिन जो लेक्स हैं, झील हैं, वो कई सौ साल तक रहती हैं, लेकिन वो भी खुश्क हो सकती हैं, दोबारा भर भी सकती हैं, लेकिन वहाँ पे झील मौजूद रहेगी, नहीं होगी। अब बाउंड्री ड्रा करते हैं कि कौन सा एरिया लिम्नेटिक लिटोरल जोन कहलाएगा। ये जो एरिया है ये लिटोरल जोन है। बाकी जो ये एरिया होगा ओपन एरिया, ये लिम्नेटिक जोन है, और इससे नीचे जो एरिया है वो प्रोफंडल जोन है, और लास्ट में जो एरिया मौजूद है ओशन का, ये बेंथोस या बेंथिक जोन मौजूद है। नेक्स्ट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की टाइप है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स ऐसी जगहों को कहा जाता है जहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो वाटर से, और वाटर उस जगह पर ठहरता भी हो। अब पानी जिस एरिया में ठहरेगा वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि डिकम्पोजिशन वगैरह या यूट्रोफिकेशन वगैरह। तो इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्में बन चुकी हैं वेटलैंड्स की, जैसे कि स्वैम्प्स, मार्शेस, बोग्स वगैरह। दलदल वाला एरिया, मार्श भी दलदली एरिया को, जैसे कि जहाँ पे घास वगैरह हर्बेशियस प्लांट्स मौजूद हों। बोग्स ऐसे एरिया को कहा जाता है जहाँ पे डेड प्लांट्स सॉइल के अंदर मौजूद हों। मार्श, स्वैम्प, बोग और फेन, ये चार वेटलैंड्स की किस्में हैं। अब जो वेटलैंड है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की एक टाइप है, लेकिन जो वेटलैंड होती हैं वो साल्ट वाटर वाली भी हो सकती हैं, यानी कि ओशन के आसपास वाला एरिया भी वेटलैंड बन सकता है।
वेटलैंड फिल्टर का काम करते हैं क्योंकि वेटलैंड्स में वाटर की स्पीड स्लो हो जाती है और पोल्यूटेंट वहाँ पे रह जाते हैं। बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट होंगे तो पानी के गुजरने के बाद वो पोल्यूटेंट ठहर जाएंगे उस जगह पर और आने वाले जानवरों के लिए नुकसानदेह होंगे और परिंदों के लिए नुकसानदेह होंगे। वेटलैंड का फंक्शन एक ये भी है कि वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं। सॉइल इरोजन जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि सॉइल इरोजन की वजह से क्योंकि प्लांट्स मौजूद होंगे वहाँ पे, जैसे ही पानी ठहरेगा तो प्लांट्स ग्रो करना शुरू होंगे। फिर नेक्स्ट जब प्लांट्स मौजूद होंगे तो सॉइल को वो वाश नहीं होने देंगे, उनकी रूट्स जो होंगी वो सॉइल को एक जगह पर रोक के रखेंगे, सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करेंगे। मार्शेस जहाँ पे कोई दरख्त ना हो, घास वगैरह मौजूद हो और वाटर वहाँ पे स्टैग्नेंट हो, ठहरता हो पानी, ऐसी जगह को मार्शी एरिया कहा जाता है। डायग्राम में कुछ मार्शी एरियाज दिखाए गए हैं जिसमें यूट्रोफिकेशन भी हो रही है और बाकी ग्रासेस वगैरह भी मौजूद हैं। स्वैम्प ऐसे एरिया को कहा जाता है जहाँ पे वुडी प्लांट्स भी हों और पुअरली ड्रेन्ड एरिया हो, वाटर स्टैग्नेंट हो। ड्रेनेज कहते हैं पानी का ज़मीन की तरफ जाना, पानी का ज़मीन की सरफेस के अंदर जाना, ड्रेनेज। ऐसी जगहें जहाँ पे सॉइल हार्ड होगी, ज़मीन सख्त होगी, पानी अंदर जज़्ब नहीं होगा ज़मीन पे, तो पानी ऊपर ठहरा रहेगा। ठहरने की वजह से वहाँ पे दलदल बन जाएगी, स्वैम्प कहलाएगी ऐसी जगह।